अब आता है सी को, देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से ही फेराडे ने एक लॉ बनाया था। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देख के ही क्या किया, फेराडे ने एक लॉ बना दिया, फेराडे फर्स्ट लॉ। फेराडे ने 2 लॉ दिए थे, पहले हम पढ़ेंगे फेराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे। ठीक है, फेराडे का क्या लॉ था, उसने इसी को देखा, किसको, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, सेल को देखा उसने। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को देखने के बाद उसने कहा कि ये सेल आपने बना तो दिया है, अब यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि डिपोजिशन जल्दी हो जाए या यहाँ पे क्लोरीन जल्दी निकले, तो वो किस चीज पे डिपेंड करना चाहिए, यानी जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड, जितना डिपोजिट हो रहा है या जितना लिबरेट हो रहा है एट एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड में, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा दे दी तो क्या होगा, बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाएगी। और डिम लाइट आ गई बिल्कुल या बहुत कम चल रहा है तो क्या होगा, बहुत स्लो प्रोसेस होगा। उसने मतलब जो डिपोजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है किस पे डिपेंड करेगा, जितनी इलेक्ट्रिसिटी जल्दी देंगे हम लोग उतना क्या होगा, अमाउंट ज्यादा डिपोजिट होगा, सीधी सी बात है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से यहाँ पे उसने क्या कहा कि जो सब्सटेंस डिपोजिट या लिबरेट हो रहा है, कोई गैस होगी तो निकलेगी, अगर कोई सब्सटेंस होगा तो मेटल होगा तो डिपोजिट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करेगा। यानी W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अगर प्रोपोर्शनल साइन हटाते तो एक कांस्टेंट आता है यहाँ पे, Z एक कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये कांस्टेंट है, इसे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी हम कह सकते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट या कांस्टेंट भी आ जाता है। अब Q इज इक्वल टू क्या, अगर Q नहीं दिया है क्वेश्चन में तो I दिया होगा, तो Q इज इक्वल टू IT होता है, तो W इज इक्वल टू ZIT, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। अगर Q दिया है तो आप लिखोगे W इज इक्वल टू ZQ, अगर Q की जगह पे I दे दिया, करंट दे दिया, तो W इज इक्वल टू ZIT। अब Z क्या है यहाँ पे, Z को भी देखो आप, Z का फॉर्मूला आप क्या ध्यान रखोगे, Z का फॉर्मूला होता है यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट, ध्यान रखिए, इक्विवेलेंट वेट अपॉन, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। अब इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा जितना मोलर मास है अपॉन जितना उसकी वैलेंसी है, जितना उसका चार्ज है, या जितना उसका इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, या जितना इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, वो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। तो यहाँ से आप इक्विवेलेंट वेट को यहाँ पे रखोगे, यहाँ से Z की वैल्यू आएगी, Z की वैल्यू को यहाँ पे रखोगे, यहाँ से W, Z या IT, इनमें से कोई एक चीज मिसिंग होगी क्वेश्चन में, बाकी गिवन होगा। तो ये 3 फॉर्मूले आपको यहाँ पे दे दिए, पहला W इज इक्वल टू ZQ, दूसरा W इज इक्वल टू ZIT, तीसरा Z इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। तो 3 फॉर्मूले हैं यहीं से, केवल फर्स्ट लॉ से। तो फर्स्ट लॉ सीधा कहता है कि ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी दो तो जल्दी क्या होगा, डिपोजिशन जल्दी हो जाएगा, प्रोसेस जल्दी हो जाएगी। अगर जितना आप स्लो करोगे, इलेक्ट्रिसिटी कम होगी, उतना क्या होगा, रिएक्शन स्लो चलेगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे है। अब इस सारे फॉर्मूले को मैं हटा देता हूं। अब ओवरऑल हम क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 इंटू I इंटू T, या इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 इंटू Q। तो इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला ले सकते हैं। तो Z क्या होता है, Z तो कांस्टेंट है, तो Z के लिए क्या बनेगा, Z के लिए क्या बनता है, Z होता है आपका, तो यहीं से हम Z भी निकाल लेंगे। हमें पता है W इज इक्वल टू क्या होता है, ZQ होता है, Z इज इक्वल टू W अपॉन Q हो जाएगा। यानी जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड, डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड में, क्योंकि हो सकता है कैथोड में हो सकता है एनोड में हो, तो एट एनी इलेक्ट्रोड, तब व्हेन 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, जो नीचे उसे 1 मान लो, अगर 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी हमने पास करी है तो, यानी जब अगर
Q इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो Z इज इक्वल टू W हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो जो अपॉन में है उसे 1 मान लो, या फिर पहली लाइन सेम लिखो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, यहां तक सेम आ जाएगा। इसके बाद व्हेन 1 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी करंट इज पास्ड, 1 एम्पियर करंट इज पास्ड थ्रू 1 सेकेंड, पास थ्रू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड क्यों किया? क्योंकि अगर हमने क्यू नहीं लिखना है, उसकी जगह पे आई टी लिख देंगे तो डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन आई टी। अब हमें पता है आई की वैल्यू भी 1 मान ली, 1 एम्पियर, टाइम भी हमने 1 सेकेंड ले लिया, तो जेड किसके इक्वल हो जाएगा? डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए इसके दो डिफाइन है। जेड का मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट की दो डिफाइन होगी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लैबोरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड व्हेन कूलम इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। अगर हमने कूलम को 1 मान लिया तो जेड और डब्ल्यू बराबर हो जाएगा। दूसरा कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लैबोरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास थ्रू 1 सेकेंड, यानी आई भी 1 हो गया, टी भी 1 हो गया। जब ये दोनों 1 हो जाएंगे तो जेड और डब्ल्यू सेम हो जाएंगे। तो ये आपको कई बार पूछ लेता है कि जेड का डिफाइन क्या होगा। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे हो चुका है। अब हम आते हैं सेकेंड फैराडे के लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। तो फैराडे का सेकेंड लॉ क्या होगा? फैराडे का सेकेंड लॉ क्या होता है? देखो, अब वो कहता है कि चलो हमने क्या किया, दोनों को सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करी, क्योंकि अब क्या होगा, दो अलग अलग हमने क्या ले लिए, कंपाउंड ले लिए, दोनों अलग अलग कंपाउंड ले लिए, और दोनों में हमने क्या किया, अलग अलग कंपाउंड अलग अलग लिए। जैसे एक में हमने ले लिया Ag वाला, दूसरे में ले लिया हमने Zn वाला। अब दोनों में हमने सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन सेम इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। अब हम चेक कर रहे हैं कि किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा, तो हमने दोनों में सेम इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी। तो सेम इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में हमने सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करी। अब हम चेक करेंगे कि दोनों में सेम डिपोजिशन हो रहा है या अलग अलग हो रहा है, या डिपोजिशन किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे वो कहता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट हो रहा है, डिपोजिटेड या लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, एट एनी इलेक्ट्रोड, वो किस पे डिपेंड करेगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके इक्विवेलेंट वेट के, किसके इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट के, इक्विवेलेंट वेट के, यानी इक्विवेलेंट वेट जिसका ज्यादा होगा उसका डिपोजिशन भी ज्यादा या लिबरेशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो व्हेन सेम इलेक्ट्रिसिटी इज पास, अगर हमने दोनों में सेम किया तो हम देखेंगे अब, तो Ag का इक्विवेलेंट वेट चेक करेंगे, तो Ag का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, Ag का मोलर मास होता है 108, Ag में 1 चार्ज होता है। दूसरा जिंक है, जिंक का होता है 65.5 मोलर मास, और जिंक में 2 चार्ज है तो अपॉन 2 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट किसका ज्यादा है, सिल्वर का, तो डिपोजिशन किसका ज्यादा होगा, सिल्वर का। तो उसने कहा हमने दोनों को सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करी, लेकिन अब डिपॉजिट कौन ज्यादा होगा, जिसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड लॉ है। तो सेकंड लॉ क्या कहता है कि जब सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करी हमने डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट या लैबोरेटेड किसी भी इलेक्ट्रोड में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके इक्विवेलेंट वेट के। अब यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया आपके पास, फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया वेट ऑफ Zn अपॉन weight of equivalent Ag is equal to equivalent weight of Zn upon equivalent weight of Ag। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो ये दो फॉर्मूले आपको यहाँ पे यूज होते हैं। और एक होता है यहाँ पे कि अगर 1 मोल डिपोजिट हो रहा है फॉर 1 मोल, तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो Q इज इक्वल टू N इंटू F। F है यहाँ पे फेराडे, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 96500। N का मतलब नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, ये 1 मोल के लिए। अगर मैंने कहा यहाँ पे कि m मोल के लिए चाहिए मुझे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी कितनी होगी, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिसिटी होगी जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे,
नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन से इनटू फेराडे। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। दो फॉर्मूले आपके ये हो गए, एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इस तरीके से आपके पास 5-6 फॉर्मूले इसमें हो गए। तो जितने भी इसमें फेराडे लॉ के क्वेश्चन है वो इन्हीं फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया दोनों लॉ, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ? यस सर। अब एक और बता देता हूँ, थोड़ा सा टाइम बचा है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बता देते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले याद करना है क्योंकि यस फॉर्मूले सर। से ही क्वेश्चन आंसर आएंगे। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लास्ट पॉइंट होगा आज का। कल हमारा लास्ट बचेगा, छोटा सा ही पोर्शन होगा, सेल, बैटरी, और बैटरी में फ्यूज सेल और कोरोजन वाला, और प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आज है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसे बोलते हैं? देखो, सीरीज का मतलब किसी को एक सीरीज बना देना। सीरीज मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो हमने एक ऐसी सीरीज बना दी जिसमें हमने क्या कर दिया, एलिमेंट को अरेंज कर दिया। जैसे मेरिट लिस्ट होती है जिसमें हम स्टूडेंट को अरेंज करते हैं टॉपर के वाइज या बिलो वाइज पे, ऐसे यहाँ पे एलिमेंट को अरेंज कर दिया। इस फॉर्म में अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। इसीलिए हम इसे रिएक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं, यानी जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा वो टॉप में होगा। तो इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, क्योंकि ये रिएक्टिविटी के बारे में बताएगा। तो इस सीरीज को देख के आप तुरंत बता दोगे जो टॉप में होगा यानी उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, जो नीचे होगा उसकी रिएक्टिविटी कम। तो उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया, या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल। जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो इस सीरीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इसको रिएक्टिविटी सीरीज भी हम कहते हैं, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे रिएक्टिविटी के बेस पे अरेंज करते हैं। तो सीधी सी बात है, जो जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी उसे टॉप में रखा जाएगा। अब इसकी सीरीज को कहते हैं कैसे, देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिथियम के बाबा सरदार काका नाना मांगे आलू पानी में, मैंने जिंदा क्रो मैंने जिंदा क्रो क्रो फ्राई कर दिया, कोई नहीं सुने प्रभु हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन का 0 होता है, फिक्स है ये। ठीक है, तो ये देखो टॉप में, यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? लिथियम। अगर मैंने कहा बेरिलियम और एसआर में से रिएक्टिव कौन है, तो बेरिलियम। जो टॉप में होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी दूसरे वाले से। ठीक है, फिर है क्यों आई होगी अंग्रेजन भारत में फिर से, और क्यों ये है बाहर किया, फरार हुई, क्यों और फरार हुई। ठीक है, तो ये इस तरीके से सीरीज आ गई। देखो आपको मेन कौन आएगा? कॉपर। दूसरा आपको यहाँ से आ जाएगा Hg या Ag, और आपको Au, बस यही मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलते इसमें। तो आपको ध्यान रखना है कौन टॉप में कौन नीचे। तो इनमें से कॉपर, ये Hg, Ag देखो नीचे है, और इससे भी कौन नीचे? Au सबसे नीचे, फ्लोरीन सबसे लास्ट में। ठीक है, तो ये आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। अब यहाँ से हाइड्रोजन 0 है, इससे नीचे प्लस वैल्यू होती है रिडक्शन पोटेंशियल की, इससे यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होती है इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, क्योंकि मेन स्टैंडर्ड किसको माना जाता है? रिडक्शन को माना जाता है। तो आपको जो भी वैल्यू दी होती है वो रिडक्शन के दी होती है। तो ये आपकी पूरी क्या हो गई? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होगी। इसको आपको याद करना पड़ेगा, इससे आपके क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा? पहला, आप रिएक्टिविटी तुरंत बता दोगे। मैंने बोला बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो सीधी सी बात है लिथियम, क्योंकि टॉप में है। उसके बाद पोटेशियम, तो रिएक्टिव आप बता दोगे। दूसरा, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? लिथियम। देखो, तो रिड्यूसिंग एजेंट
कब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, यानी सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, फ्लोरीन, और सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, लिथियम। तो ये कैसे अरेंज किया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर, रिड्यूसिंग एजेंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसके अलावा जो हाइड्रोजन से ऊपर होंगे वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, जो एबव में है हाइड्रोजन के, और जो हाइड्रोजन के बिलो रखे हैं वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, जो हाइड्रोजन से बिलो है। ठीक है, इस तरीके से ये इसके एप्लीकेशन पार्ट है। यहाँ से आप बता सकते हो कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने बोला बताओ आयरन और कैडमियम में से कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सीधी सी बात है कैडमियम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट ये ज्यादा है, आयरन। अगर वैसे देख के आप पता लगाओगे, ठीक है, तो ये इसके एप्लीकेशन पार्ट है, इसे देख लेना, क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट से भी आपको क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। एप्लीकेशन पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, इसे याद कर लो और इसे लिख लो क्या क्या इसके एप्लीकेशन है। आगे समझ में एक स्टेप बचा है, बस ये खत्म हो गया। हटा दूं? सर 1 मिनट। यस सर। अब देखो इसको शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ। शॉर्ट में क्या है, मैंने कहा सपोज करो यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू देगी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपको मिलेगी, कभी भी ध्यान रखना। जैसे मैंने कहा ए, समझाने के लिए बता रहा हूँ, -3, बी है -2, सी है -1 और डी है 2। अब मैंने बोला बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, जिसकी नेगेटिव वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, नेगेटिव वैल्यू ए की सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ए, फिर बी, फिर सी, और सबसे लास्ट में डी। मैंने बोला बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट और रिएक्टिविटी सेम चलेगा, ध्यान रखना। जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर होगा, यानी इसमें भी वही है, जिसकी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इसका उल्टा हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, इसे याद रख लेना क्योंकि क्वेश्चन आपको ऐसे ही आएंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग में माना जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी, 2 डी की, तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो इसमें आपको क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने पड़ेंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे बुक में। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल खत्म हो गया। ठीक, तो शॉर्ट में आपको समझा दिया, इसी के बेस पे आपको अप्लाई करते जाना है। जहाँ पे भी आपके पास आएगा रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिएक्टिविटी के क्वेश्चंस, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही कंप्लीट होते हैं। तो आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, कल आप थोड़ा सा ही चैप्टर बचा हुआ है, बाकी आपका पूरा कंप्लीट हो गया। इसे अच्छी तरह से याद करो, इसको अपने आप बिना देखे हुए लिखने की कोशिश करो ताकि याद रहे। ठीक है, तो हो गया आज के लिए इतना बहुत है। यस सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर।